अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अपने ग्राफ के अंदर टोपोलॉजिकल ऑर्डर मींस के टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अगर कहें एक ग्राफ गिवन हो तो हम उसको कैसे करेंगे यूजिंग बीएफएस एंड डीएफएस। तो सबसे पहले हम डीएफएस की मदद से करेंगे। ठीक है, तो अब जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर है ना, ये आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास एक डायरेक्टेड और ए साइक्लिक ग्राफ गिवन होगा। ठीक है, एक डायरेक्टेड और ए साइक्लिक ग्राफ गिवन हो तब ही आप लगा सकते हो टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब ये देखें, अगर ये आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ये देख सकते हो, ये एक इजीली आप देख सकते हो ये डायरेक्टेड ग्राफ है। तो लेकिन ये एक साइक्लिक ग्राफ नहीं है। साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट हो, और ए साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट ना हो। ये देखें, लाइक हम देख लेते हैं कि ये किस तरह इसके अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं है। हम 0 से गए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 0 से गए, 0 से 1 पे, ठीक है, 1 पे जा सकते हैं। अब 1 से मैं बीएफएस की मदद से बात कर रही हूँ, तो 3 पे गए, ठीक है, अब यहाँ पे वापस तो नहीं आ सकते। अब 1 से मैं 2 पे गई, ठीक है, अब जो 2 है, 2 से मैं 1 जा सकती हूँ। अब ये यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं ना जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट हो। साइकिल तभी प्रेजेंट होता है, साइकिल जब ऐसे का एग्जिस्ट कर रहा हो, मीन्स के किसी नोड पे हम दोबारा से पहुंच जाए। तो यहाँ पे चूंकि साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हम जहाँ पे हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा सकते हैं। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या करता है कि ये वाला नोड जो है, मीन्स कि ये नोड ऐसा नोड जो जिससे जा रहे हो, मीन्स कि यहाँ से जा रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है। 0 ऐसा नोड है जो भेज रहा है डायरेक्शन 1 नोड की तरफ और 2 नोड की तरफ। इसका मतलब है कि 0 इससे बड़ा होना चाहिए, मीन्स कि 0 का लेवल जो है ना वो इन दोनों से बड़ा है, कि वो भेज रहा है, लिंक भेज रहा है, डायरेक्शन भेज रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ कि इस ग्राफ की टोपोलॉजिकल ऑर्डर ये है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। हम ये किस तरह कह सकते हैं, इसका मतलब है कि 0 जो है भेज रहा है, तो 0 पहले आना चाहिए 1 से, ये 1 को भेज रहा है, और 2 से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दिया, हमने लिखा 0 1 2, तो हम ये बात को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे 0 पहले ही आया है, यहाँ पे 1 से और 2 से। आप यहाँ पे कोई भी ऑर्डर यूज कर सकते हो। हमेशा ग्राफ की जो आउटपुट है ना वो चेंज आती है, डिफरेंट आती है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक ही बन रहा है, मल्टीपल भी हो सकते थे। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 से 3 पे, मीन्स के 1 जो है वो पहले आना चाहिए 3 से, क्योंकि ये लिंक भेज रहा है 3 को। तो यहाँ पे देख लें, 1 पहले ही आया हुआ है, 3 बाद में आया हुआ है, ठीक है, 1 पहले आया 3 से। अब यहाँ पे ये क्या कहेगा, 2 पहले आना चाहिए 4 से। अब ये देखें, 2 पहले ही है 4 से, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि हम इसको डायरेक्टेड और ए साइक्लिक ग्राफ में ही सिर्फ क्यों कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होता, लाइक ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ पे हम अगर कहें कि ये अगर 0 है, मीन्स के 0 कहेगा 0 पहले आना चाहिए 1 से और 2 से, ठीक है। अब जो है वो 1, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड 0 1 के साथ कनेक्ट है, तो 1 भी तो 0 के साथ कनेक्ट है। अब 1 भी कहेगा कि मैं पहले आना चाहिए हूँ 0 से, और 2 भी कहेगा मैं पहले आना चाहता हूँ, मुझे पहले आना चाहिए 0 से। अब यहाँ पे भी देखें, एक ही कंडीशन होल्ड हो रही है कि बस 0 पहले आ रहा है 1 और 2 से, जबकि दूसरी कंडीशन अदरवाइज वाली पूरी नहीं हो रही। 1 2 0 से पहले नहीं आया हुआ, और ना ही हमारे पास 0 जो 2 है वो 0 से पहले आया हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ होना जरूरी है। अब अगर एक ए साइक्लिक ग्राफ हो, मीन्स के जिसके अंदर साइकिल प्रेजेंट ना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर साइकिल प्रेजेंट ना होगा, लाइक अगर ये एक अगर साइक्लिक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ए साइक्लिक ग्राफ होना इसके लिए जरूरी है। तो अब ये देखें, हमारे पास एक साइक्लिक ग्राफ रह गया। तो साइक्लिक ग्राफ क्या कहेगा, 0 कहेगा कि मैं पहले आना चाहिए 1 से, और ये कहेगा मैं पहले आऊंगा 3 से। अब 3 जो है, अब यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ बट साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। दोनों कंडीशंस को दिखाना चाह रही हूँ कि क्यों हम यहाँ पे जरूरी है डायरेक्टेड और ए साइक्लिक ग्राफ को लेना। लाइक ये एक साइकिल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है।
तो अब 1 कहेगा मैं पहले आना चाहिए 3 से, 3 पहले आना चाहिए 4 से, 4 पहले आना चाहिए 2 से, अब 2 पहले आना चाहिए 1 से। अब ये देखें, अब साइकिल एग्जिस्ट करेगा जब ये इसके साथ, तो अब 1 कहेगा मैं पहले आना चाहिए 2 से, ऐसा तो नहीं ना। तो यहाँ पे आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आपके पास जो ग्राफ है वो हमेशा डायरेक्टेड होना चाहिए और साथ के साथ वो ए साइक्लिक ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जैसा कि ग्राफ है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आप नहीं लगा सकते। अब अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ, अगर लेट्स सपोज ये डायरेक्टेड ग्राफ हो जाए और साइकिल प्रेजेंट हो, तो भी आप टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये मैंने आपको सिखाया यूजिंग डीएफएस। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अगर हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग करनी हो यूजिंग बीएफएस, तो बीएफएस के लिए हमें एक स्पेशल एल्गोरिदम मिलता है, उसको हम कहते हैं काहन्स एल्गोरिदम, ठीक है। काहन्स एल्गोरिदम बहुत ही इजी है। काहन्स एल्गोरिदम क्या कहता है कि काहन्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, अगर इसके लिए भी आपने टोपोलॉजिकल ऑर्डर का अपना एक रूल है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, साथ में वो क्या होना चाहिए, ए साइक्लिक, ये तो मस्ट होना चाहिए। अब इसे हम बना लेते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ और ए साइक्लिक, ठीक है। मीन्स के यहाँ से ये जा रहा है, अगर ये यहाँ पे है, नहीं ये अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास टोपोलॉजी एक डायरेक्टेड और एक ए साइक्लिक ग्राफ है। तो काहन्स एल्गोरिदम क्या कहता है, काहन्स एल्गोरिदम कहेगा कि 0 जो है यहाँ पे हम हमेशा वो नोड्स पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर हम ठीक है, ओके। अब ये एक हमारे पास है एक डायरेक्टेड और ए साइक्लिक ग्राफ। तो काहन्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास होगा ना पेरेंट नोड, मीन्स के वो नोड जो लिंक भेज रहा है, हम सबसे पहले उनको लिख लेंगे, वो सारे वर्टेक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप पहले सर्च करो कि कौन से ऐसे नोड्स कितने हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये वाला नोड है जो भेज रहा है लिंक, ठीक है, खुद किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, पेरेंट है। अब यहाँ पे 0 भी है और 3 भी है। अब आप चाहे तो 0 पहले लिखें, चाहे तो आप 3 पहले लिखें, मीन्स कि ये 2 आना तो आपने इनको पहले लिख लिया। तो अब काहन्स एल्गोरिदम कहता है कि जब आपने 0 और 3 इनके पेरेंट को लिख लिया, ठीक है, अब ये जिनको ये लिंक कर रहे हैं ना, उनको आप ब्रेक कर दो, ठीक है। आप ये जिनको लिंक कर रहे हैं, आप इन्होंने चूंकि हमारे आंसर के अंदर आ गए हैं, अब ये जिसको लिंक कर रहे थे ये अपना लिंक क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये इसको ब्रेक कर देगा। और जो 3 है वो भी चूंकि सोल्यूशन के अंदर आ गया है, अपने लिंक से ये यहाँ पे ब्रेक कर देगा। कहाँ से, जहां से वो लिंक कर रहा था, जिसको वो लिंक कर रहा था। 3 इसको भी कर रहा था और साथ में ये अपना लिंक जो है वो ब्रेक कर गया, क्योंकि ये आंसर में आ चुके हैं। अब देखें, अब ऐसे नोड कौन से हैं जो लिंक कर रहे हैं मीन्स के पेरेंट नोड। अब हमारे पास बच गया 1, ठीक है। अब हमारे पास बच गया है 1, एक ऐसा नोड है जो लिंक कर रहा है, लाइक अगर ये 1 2 को कर रहा है, लेट्स सपोज, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, अपना 1 लिख देंगे कि 1 ऐसा नोड है जो लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 1, ओके। अब जब 1 भी अपना आंसर के अंदर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अपने लिंक समेत, ठीक है, क्योंकि ये आंसर के अंदर आ गया है। दूसरों को जिनको लिंक कर रहा होता है उसको आजाद कर देगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा, अब हम पहले कौन सा नोड लिखेंगे, ऑब्वियसली ये वाला नोड लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसा नोड है जो दूसरे को लिंक कर रहा है, खुद इंडिपेंडेंट है। तो जब यहाँ पे 2 आ गया तो अब क्या काम करना है हमने, ये जिसको लिंक कर रहा है, चूंकि ये आंसर में आ गया, अब जिसको लिंक कर रहा है उसको आजाद कर देगा, ठीक है। अब तुम आजाद हो क्योंकि मैं आंसर के अंदर चला गया। अब 4 ऐसा नोड है, 4 एक इंडिपेंडेंट नोड बन चुका है, तो हम इसे अब अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। ये हमने किया है
टोपोलॉजिकल ऑर्डर यूजिंग द BFS, ठीक है। BFS यूजिंग BFS के अंदर हम क्या यूज करते हैं, काहन्स एल्गोरिदम। काहन्स एल्गोरिदम क्या कहता है और इसकी क्या इसका मेथड होता है, ये सब आपको समझ आ गई होगी। अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये भी आंसर के अंदर आ गया है। अब एक और काहन्स एल्गोरिदम के लिए ही मैं आपको करवा देती हूँ। इसके लिए एक डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, एक डायरेक्टेड ग्राफ होना जरूरी है और ए साइक्लिक, ये चूंकि एक ए साइक्लिक ग्राफ ही है तो इसको बस डायरेक्टेड बना रही हूं मैं, ठीक है। तो जो है वो अब अगर ये हमारे पास एक ए डायरेक्टेड ग्राफ, ए साइक्लिक ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है, काहन्स एल्गोरिदम यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले क्या कहता है कि जो लिंक भेज रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनको ऊपर कोई लिंक नहीं आ रहा, एक ये है, एक 1 है और एक 4 है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, जो लिंक सिर्फ भेज रहे हैं, और 3 भी जो है कि ये भी सिर्फ लिंक भेज रहा है, इसके अपनी तरफ कोई भी नहीं आ रहा। तो अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम किसको पहले लिखें। लाइक मैं अगर 0 लिख रही हूँ, फिर 1 लिखती हूँ, फिर 3 लिखती हूँ और फिर 4 लिखती हूँ, तो ये ठीक रहेगा। अब ये लिख लिया, तो अब काम क्या है कि जिनको लिंक कर रहे हैं, चूंकि ये खुद आंसर के अंदर आ गए हैं, तो अपने लिंक को ब्रेक करके जिनको लिंक कर रहे हैं उनको आजाद कर देंगे कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, अब आप भी पेरेंट बन सकते हो। अब ये चूंकि लिंक कर रहे थे, 4 वाला भी 2 को लिंक कर रहा था, 5 को भी ये लिंक कर रहा था, यहाँ तक अब ये ब्रेक कर देंगे। अब हमारे पास किसकी बारी आएगी, हम अपने अपने आंसर के अंदर अब किन को लिखेंगे। अब पेरेंट बन चुका है, एक 2 बन चुका है और साथ में एक 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब अपने आंसर के अंदर 2, ठीक है, और साथ में 5, ठीक है। तो अब ये जो 5 है, 2 और 5, अब 2 और 5 भी आजाद हो जाएंगे जब ये वाला लिंक भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 नहीं लिखेंगे, 3 तो आंसर में आ चुका हुआ था, तो 3 का लिंक हमने ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेते हैं, जरा पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखे ना, 3 आपके आंसर में आ चुका हुआ है, तो 3 भी तो अपना लिंक ब्रेक करके 2 को आजाद कराएगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप भूल जाए इसको कि मतलब 3 यहाँ से अपना लिंक ब्रेक कर चुका है, तो 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा। मीन्स के जो पेरेंट नोड होंगे, इंडिपेंडेंट नोड होंगे, वो पहले आएंगे और फिर अपना लिंक ब्रेक कराएंगे। चूंकि ये आंसर के अंदर आ गए हैं, तो फिर अब जब ये लिंक उनके साथ जिनको कर रहे होंगे, जिनको इन्होंने डिपेंडेंट बनाया होगा अपने ऊपर, वो जब इनसे आजाद हो जाएंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो आगे से वो जिसको लिंक कर रहे होंगे वो फिर आंसर में आके तो अपना लिंक ब्रेक करके बाकियों को आजाद करेंगे। ये होता है हमारे पास काहन्स एल्गोरिदम, और हम ये यूज करते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इन BFS ट्रेवर्सल। DFS की भी उम्मीद है समझ आ गई होगी, और उम्मीद है कि अब आपको BFS की भी समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर करना है।